गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम 3 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को समझेंगे, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली जहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिख जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप प्रीवियस डे की भी और रोज की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को छोटा सा अपडेट दे देता हूं। देखिए, आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो आने वाला है संडे को मॉर्निंग में 8 बजे। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप्स हैं उनको बहुत ही इजी वे में कवर करवाया गया है प्रशांत सर के द्वारा। बेसिक से लेकर एडवांस तक एसएससी की किसी भी एग्जाम में, रेलवे की किसी भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी फॉर्म आते हैं क्वेश्चन के, वो सभी आपके इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो भूलिएगा मत, संडे को मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो आपको देखिए समझना चाहिए कि ऐसे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती है, जितने भी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित की जाती है। तो हाल ही में देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की 32वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। तो सिंपल सा फैक्ट है, आपको जगह पूछी जाएगी तो यह नई दिल्ली है। 2 से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। न्यू दिल्ली में चल रही है ये। विषय की बात करें तो शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम इस सम्मेलन की थीम है या विषय है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है इसको आयोजित किए जाने का। तो देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर को लेकर यहां पर बात की जा रही होगी। टिकाऊ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उनको डील किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चर पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण बारिश नहीं हो पा रही, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, बढ़ती उत्पादन लागत से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की बैठक हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहां पर? नई दिल्ली में। यहां पर आपको यह चीज याद रखना चाहिए कि यह 32वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की। ओके, तो क्लियर सा छोटा सा एक क्वेश्चन है, आपसे प्लेस पूछा जाएगा तो आप नई दिल्ली को याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो आप सभी को पता है करंट अफेयर का ईयरली पैकेज आप सभी के लिए आज के ऑफर ऑफ द डे में अवेलेबल है, जहां पर देखिए आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मंथली आपको पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर की, और मंथली क्विज भी आपको अवेलेबल होंगे हर मंथ के। तो दिसंबर 2024 तक जितने भी मंथ निकलते जाएंगे आपको अपडेटेड हर मंथ का करंट अफेयर ई बुक और मॉक टेस्ट या क्विज आपको इस सिंगल आपके ईयरली पैकेज में अवेलेबल हो जाएंगे। काफी नॉमिनल चार्जेस से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप इजीली करंट अफेयर के ईयरली पैकेज को अवेल कर सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के मामले में भारत वर्तमान में 2nd प्लेस पर है वर्ल्ड में। ठीक है ना। अगस्त माह की एक रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, खनन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को लेकर। पहली क्वार्टरली रिपोर्ट है और खनिज संबंधित आंकड़ों को इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बताया है। देखिए आंकड़ों में स्पेशली एल्यूमिनियम की यहां पर बात होगी। एल्यूमिनियम के उत्पादन में, प्रोडक्शन में भारत वर्तमान में 2रे स्थान पर आ गया है एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर में। देखिए एल्यूमिनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करते हैं तो इस वक्त भारत का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 10.28 लाख टन था, जो कि अब बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10.43 लाख टन हो गया है। मतलब 1.2% की वृद्धि हुई है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। और इस तरीके से एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पर आ गया है, यह कहना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इन्होंने खनिज संबंधी ये आंकड़े जारी किए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया गया, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? ठीक है ना। तो भारतीय वायुयान विधेयक बिल की बात करें, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 की यहां पर हम बात करें तो यह स्थान लेने वाला है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का। हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक को 2024 को पेश किया गया। किसके द्वारा? तो इस विधेयक को पेश किया गया है, एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में इसे पेश किया है, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 को। 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 का यह स्थान लेने वाला है। यहां पर आपको जो प्रोविजन है इस बिल में उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या प्रोविजन है? तो इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 में 44 क्लॉजेस ऐड किए गए और बताया गया है कि नए विधेयक में सरकार ने विमान की परिभाषा ही बदल दी और एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन से ग्लाइडर और बलून्स को बाहर कर दिया। जो एयर बलून्स होते हैं, जो ग्लाइडर होते हैं, उनको एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है नए बिल में। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कैजुअली उसकी बात कर लेते हैं। अदर प्रोविजन में विमान संबंधित इक्विपमेंट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के लिए नियम बनाए गए हैं नई तरीके के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करने के लिए अधिक पावर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यह बिल की विशेषता है 2024 के इस बिल की, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024। किसका स्थान लेगा? तो यह एयरक्राफ्ट के लिए पहले बिल आ चुका है एयरक्राफ्ट एक्ट के नाम से 1934 में, उसका स्थान लेने वाला है। यह अंग्रेजों के शासनकाल में था, अब इसका स्थान लेगा भारतीय वायुसेना विधेयक 2024। ठीक है, अभी तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होना पड़ेगा और फिर प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो फाइनली ये बिल कानून बन जाएगा और प्रचलन में आ जाएगा अधिनियम के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया को किस विशेष कारण से याद किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पिंगली वेंकैया, इनकी बात करें ना तो इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसका डिजाइन बनाया था। डिजाइनर है नेशनल फ्लैग के पिंगली वेंकैया। तो हाल ही में 2 अगस्त को इनकी जयंती बनाई गई है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। आंसर सी हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर रहे, काफी फेमस है। किस राज्य से हैं यह भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा 2 अगस्त 1876 में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आंध्र प्रदेश से फ्रीडम फाइटर हैं। भारत का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं वर्तमान में, उसका डिजाइन करने का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई। हाल ही में चर्चा में रहा हमास क्या है? इजी, हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है। ठीक है, मिलिटेंट फिलिस्तीनी ग्रुप है हमास। आप सभी को पता है हमास का एक प्रमुख था जिसका नाम था इस्माइली हनियाह। ठीक है, इस्माइली हनियाह जो कि हमास का प्रमुख था। ये ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, मसूद पेजेश्कियान, इनके शपथ समारोह में जा रहा था और वहां पर मोसाद ने इनकी हत्या कर दी। मतलब बदला लिया है मोसाद ने, ठीक है ना, क्योंकि फिलिस्तीन कहीं ना कहीं आतंकवादी समूह के रूप में देखा जाता है इजराइल में। तो मोसाद जो कि इजरायली सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उन्होंने 31 जुलाई 2024 को तेहरान में एक हवाई हमले में
इनको मार गिराया। ठीक है, तो उसके बाद मध्य एशिया में वापस युद्ध शुरू हो गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आतंकवादी समूह का ये प्रमुख है, मेंबर है, तो इजराइल में आतंकवादी समूह हमास का कुछ समय पहले हमने हमला भी देखा था। तो हमास के हमले में काफी इजरायली लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद काफी इजरायली नागरिकों का बोल सकते हैं कि निधन हुआ था, क्योंकि बहुत खतरनाक हमला किया था हमास ने उस वक्त। तो इजराइल ने उसके एवज में, आपको पता है काफी लंबा युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में। अब क्योंकि हमास इस हमले के लिए जिम्मेदार था, तो उसके प्रमुख को मार गिराया किसने? इजराइल ने या मोसाद ने, जिसके कारण जो खाड़ी देश है या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, 2 अगस्त से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय गवर्नर कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति भवन में शुरू हुई है। 2 दिवसीय गवर्नर कॉन्फ्रेंस से उद्देश्य क्या है? तो गवर्नर की भूमिका पर चर्चा करना। ठीक है ना, गवर्नर के राइट्स पर चर्चा करना, उनकी भूमिका पर चर्चा करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के मध्य में संबंधों को और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसके उद्देश्य से गवर्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, और अध्यक्षता की है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर नामक जो पुस्तक है यह लिखी गई है परिमल नाथवानी के द्वारा। किसके द्वारा? परिमल नाथवानी। ठीक है, कॉल ऑफ द गिर यह पुस्तक का नाम है, कॉल ऑफ द गिर। परिमल नाथवानी ने इस बुक को लिखा है। गिर नेशनल पार्क के जो एशियाई शेर है उन पर बेस्ड ये पुस्तक है। ठीक है ना, यह पुस्तक गुजरात के गिर नेशनल पार्क पर आधारित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस बुक की तारीफ की थी, प्रशंसा की थी, जो कि परिमल नाथवानी के द्वारा हाल ही में लिखी गई और इसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। इस बुक में गिर शेरों के संरक्षण में गुजरात की जो भूमिका है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया और कैसे एशियाई शेरों का संरक्षण किया, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की किस यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसने हाल ही में भारत की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को विशेष परामर्शदात्री निकाय के रूप में घोषित किया है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, विशेष परामर्शदात्री निकाय अगर इसको घोषित किया गया है तो अब इसका काम क्या होने वाला है? तो अगर इसको परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया है तो अब ये यूनाइटेड नेशन को सलाह दे सकता है अलग अलग मुद्दों पर। आगे हम बात करेंगे। कहां की यूनिवर्सिटी है? कलिंगा यूनिवर्सिटी है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है ओडिशा की। ठीक है ना, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा विशेष परामर्शदात्री निकाय मतलब स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है। इस मान्यता का उद्देश्य क्या है? अब कलिंगा, ये जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, यह वैश्विक विकास के मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन को सलाह दे सकती है, तो परामर्शदात्री निकाय बनाया गया है। ठीक है ना, तो उद्देश्य आपको यहीं पर समझ में आ जाता है। परामर्श के लिए अब संगठनों को परिषद की बैठकों में जो संगठन बनाया गया कलिंगा, उसको यूनाइटेड नेशन की किसी भी बैठक में भाग लेने, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी भी मुद्दे पर सलाह देने का अब अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट के किसी मुद्दे पर, किसी सोशल या इकोनॉमिकल किसी इश्यूज पर सलाह देना, ये राइट मिल जाता है अगर किसी को भी विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया जाता है तो हाल ही में किसे विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। तो ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को घोषित किया गया है।
चर्चा मेरा कृष्णराज सागर डैम किस राज्य में स्थित है? कृष्णराज सागर डैम की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा भारत के कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर डैम हमको देखने को मिलेगा। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो अगर इस डैम की बात करें तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, जो कि कावेरी जल विवाद पर गठित है। आपको पता है कावेरी जल विवाद स्पेशली किन दो राज्यों के मध्य देखने को मिलता है? तो कावेरी जल विवाद देखने को मिलता है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में। काफी डिस्प्यूट हर साल कावेरी के पानी को लेकर होता है। तो कावेरी जल प्राधिकरण या जल प्रबंधन प्राधिकरण जो है, उसके निर्देश के बाद अब कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर डैम और कर्नाटक का एक जलाशय है काबिनी जलाशय, यहां से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना शुरू किया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने बोला है कि भैया आप पानी छोड़ो कृष्णा राजा सागर डैम से, ताकि तमिलनाडु में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो सुर्खियों में है कृष्णराज सागर डैम। कर्नाटका में मांड्या नाम के प्लेस पर यह देखने को मिलता है। कावेरी नदी और उसकी जो सहायक नदी है हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ है, इस पर बना हुआ है यह डैम। लेकिन मेन नदी पूछी जाती है तो ये कावेरी नदी। डैम की अगर हम खासियत देखने जाते हैं तो एम विश्वेश्वरैया इसके डिजाइनर है। अगर इसकी हाइट देखें तो 40 मीटर तक देखने को मिलती है, और अगर इसकी लेंथ देखते हैं हम तो ये देखने को मिलती है हमको 2621 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है? हाइट ऊंचाई 40 मीटर है, और इसकी अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो 2621 मीटर तक हमको देखने को मिलती है। कर्नाटक में एक राजा ने शासन किया है, महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ, इनके नाम पर इस डैम को नाम दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन कृष्णराज सागर डैम से कहां पर? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में, स्पेशली कावेरी नदी पर। अब देखिए आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला झेलम नदी डैम देखने को मिलता है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर देखने को मिलता है, भाखड़ा नंगल डैम। सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है नर्मदा नदी पर गुजरात में। कृष्णराज सागर डैम अभी हमने बात की है। एक ये जो हमारा डैम है कृष्णराज सागर, ये हमको स्पेशली कावेरी नदी पर देखने को मिलेगा। इसको करेक्ट कर लेना, कावेरी नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी नहीं है, कावेरी नदी। टिहरी बांध की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा भागीरथी नदी पर। इसको आप स्पेशली याद रखना, तो इसको पूरा नाम ही ऐसे ही ले लो, टिहरी भागीरथी डैम, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कोसी डैम, ठीक है, कोसी नदी पर देखने को मिलेगा भारत के बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार की शोक कहलाती है कोसी नदी। दामोदर घाटी डैम यह देखने को मिलेगा भारत के झारखंड राज्य में, दामोदर नदी पर। हीराकुंड डैम की बात करें ओडिशा में महानदी पर देखने को मिलता है। नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो यह तेलंगाना में देखने को मिलेगा कृष्णा नदी पर। ठीक है ना, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम। तो ये स्पेशली आप कुछ डैम है इंडिया के, एक बार पॉज करके देख लेना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिए। कृष्णराज सागर डैम से हमारा क्वेश्चन था कर्नाटक में कावेरी नदी पर, उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया? तो युग युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली में, यहां पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? दिमाग में आएगा। तो भारत में कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर युग युगीन भारत संग्रहालय में राज्य संग्रहालय कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। सभी राज्यों के जो म्यूजियम है, राज्य म्यूजियम और यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर्स हैं जो कि ऐसी चीजों पर, हिस्टोरिकल चीजों पर रिसर्च करते हैं, उनके प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया। उद्देश्य क्या है? तो भैया संग्रहालय को कैसे डेवलप किया जा सकता है, किन किन वस्तुओं को संग्रहालय में रखा जा सकता है, ऑल ओवर संग्रहालय से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग डायमेंशंस पर यहां पर चर्चा की गई। तो देखिए
राज्य संग्रहालय सम्मेलन है जो कि आयोजित किया गया युग युगीन भारत संग्रहालय में, ठीक है, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में। यहां पर देखिएगा, युग युगीन भारत संग्रहालय न्यू दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम होगा, ठीक है ना, काम चल रहा है, सबसे बड़ा म्यूजियम है। और यहीं पर आयोजित किया गया राज्य संग्रहालय सम्मेलन, जिसका इनॉग्रेशन किया कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ओके, तो यहां पर 3 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। सिंपल से करंट अफेयर थे आज के, इतना कोई टफ था नहीं जो कि आपको परेशान करे। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के हमारे रिवीजन पर। एमसीक्यूज फॉर्म में हम सारे क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे उनको एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, कल हमने पढ़ा था। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, किस खेल से संबंधित? तो यह संबंधित है किससे? क्रिकेट से। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति देने संबंधित फैसला सुनाया? तो यह पीठ थी 7 जजों की, काफी ऐतिहासिक फैसला है, 7 जजों की पीठ ने दिया है। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किन राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? तमिलनाडु और राजस्थान। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है हाल ही में, कहां पर? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 की थीम क्या है? तो क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। आंसर टी। अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसे पेश किया है नित्यानंद रॉय ने। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? तो अयोध्या के भगवान राम जी पर दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है किसने? लाओस ने। चर्चित हुल्लोंगा पार गिब्बन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के असम राज्य में है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता किसे दी है हाल ही में, या फिर इससे मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पहले लास्ट डे में जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर ले लेते हैं। क्रिस्टन मिशेल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल की बात करें तो यूरोपीय देश एस्टोनिया के नए पीएम के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मोटो जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन को, भारतीय क्रिकेटर। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं मनोलो मार्केज। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है खुशी ने, जिनकी आईडी है। वैसे सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एक कमेंट मैंने यहां पर कलेक्ट किया है। तो पीएम है एस्टोनिया आंसर पहले का, दूसरे का शिखर धवन और थर्ड का आंसर है मनोलो मार्केज। ठीक है ना। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश चैनल किन 2 सागरों को जोड़ता है? अभी जिया रॉय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज पैरा तैराक बनी है, हमने डिस्कस किया था। इंग्लिश चैनल किन 2 सागरों को जोड़ता है? 51th G7 समिट 2025 में कहां आयोजित की जाएगी? सही कर लेना, 51th। देखो 50वीं G7 समिट 2024 में कहां आयोजित हुई है? इटली में। अब 51वीं G7 समिट 2025 में कहां आयोजित की जाएगी? कमेंट करिएगा। और ओलंपिक 2024 में खेलों में कितने एथलीट भारतीय दल में शामिल है? पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट भारतीय दल भेजा गया है? कमेंट कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।